आंखें बंद कर अपने अतीत को भुला देने का पूरा प्रयास कर रही थी मैं कि विवाह मंडप में बैठे बैठे कमर अकड़ गई थी मेरी। मैंने विवाह की सभी रस्में तक अपने पति का चेहरा ना देखा था और ना ही मेरी कोई इच्छा थी कि मैं अपने होने वाले पति को देखूं। जैसे भी होंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसके सपने आंखों में बसे थे वह तो सब चूर चूर हो गए थे। 7 फेरे भी ले लिए और अब यह सिंदूरदान की रस्म वाली भारी बनारसी साड़ी जो मेरे सर पर डाली है, उस इस अजनबी ने गर्दन तोड़ कर ही मानेगा रामा तेरी। मैंने खुद से कहा। आंखों के आंसू तो सूख गए थे, पर यह दर्द असहनीय लग रहा था। मैं भी तो खुद को सजा ही दे रही थी इस शादी के लिए हाँ कहकर। मम्मी पापा के विरुद्ध जाकर कोई कदम उठाती तो यह समाज उनका जीना मुश्किल कर देता। इस बात को मैं उस दिन बेखूबी समझ गई जब मेरे ही परिवार वाले पड़ोस वाले शर्मा अंकल की बेटी दूसरी गली में रहने वाले खान अंकल के बेटे के साथ भाग गई तो उनका मजाक उड़ाने लगे और चढ़ाओ बेटी को सर पर, नाक कटवा दी ना उसने तेरी। जबकि शर्मा अंकल तो पापा के दोस्त में से एक थे। खान अंकल से तो पूरी गली मोहल्ले वालों ने बात करना ही बंद कर दिया था। कितनी नफरत से देखा करते थे लोग उनके परिवार के हर सदस्य को। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने रहीम को छोड़ना पड़े। मन में यह फैसला कर लिया था, पर पापा की पसंद के लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी। मेरा रहीम भी तो यही शहर छोड़कर चला गया। उसने मेरे बारे में रत्ती भर ना सोचा कि मैं कैसे उसके बिना जी पाऊंगी। भाई ने मुझे उसके साथ देख लिया था जब हम हाथ पकड़े भविष्य के सपने देखते हुए पार्क के एक कोने में लगी बेंच पर बैठे थे। उसने अपना सर मेरी गोद में रखा हुआ था और मैं सब कुछ भूलकर उसके साथ जीवन बिताना चाह रही थी। मैं तैयार थी धर्म बदलने के लिए। कोई भी धर्म प्यार से बड़ा नहीं है मेरी दृष्टि में। उस समय ऐसा प्यार का भूत चढ़ा था मुझ पर कि मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती थी। बस थोड़ा समय चाहा था अप, कि अपने स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे दूं। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, पर जब से वह दोबारा मेरे जीवन में आया, मेरा पढ़ने में मन कहाँ लगता था। उसने मेरे कारण अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, अपना घर परिवार सब छोड़ दिया था। यह कितना सत्य था इस बात से अनभिज्ञ थी उससे मिलने से पहले। वह मेरे बचपन का प्यार था। हमारे गांव में पड़ोस के दूसरे टोले में रहता था, जिसे सभी मुस्लिम टोला ही कहते थे। पता नहीं क्या तो उसमें आकर्षण था जो मुझे अपनी तरफ खींचता था। रमा और रहीम एक दूसरे के लिए ही बने थे, वह अक्सर कहता। उसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। हर साल जब गर्मी की छुट्टी में गांव जाती तो नजरें सबसे पहले उसी को खोजती। एक बार जब उससे नहीं देखा तो मन बेचैन हो गया कि और फिर पता चला वह एक रात अकेले ही गांव छोड़कर चला गया। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने हर मंदिर पर दरगाह पर मन्नत का धागा बांधा। जब भी रास्ते में कोई मंदिर या मस्जिद दिखती भगवान से प्रार्थना करती, वह जहां भी हो सुरक्षित हो, उसकी रक्षा करना। 10 साल बाद उसने अपने ही घर पर एक शाम जब कॉलेज से लौटी देखा तो उसे देखते ही मेरी धड़कनें राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज चलने लगी। एक स्वप्न समान ही था उसका मेरे जीवन में पुनः आना और फिर आकर चले जाना। भाई के एक दोस्त ने हमें देख लिया था और हमारे बारे में उसे बता दिया। वह दिन किसी भयानक सपना सा याद आता है। बहुत पीटा था भाई ने रहीम को। मैं चीखती रही चिल्लाती रही, पर मेरी एक ना सुनी। तुम्हारे बचपन का प्यार जवानी में परवाना चढ़ने लगा है। सब कुछ भूल गई है। अपना परिवार की इज्जत का जरा भी ध्यान नहीं है तुझको। यह लड़का दूसरे धर्म का है, गरीब है, 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर सकता। तू आज के बाद उस लड़के से अगर मिली तो तेरी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। मैं
भूत सी बनी अपनी ही शादी में इस तरह बैठी थी जैसे किसी के मातम में बुलाई गई हूँ और मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया हो, जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो। सुहास ने मेरी मांग सिंदूर से भर दी थी और मैं अब उसकी धर्म पत्नी बन गई थी। उसकी गवाही यह सराती बराती सब थे, पर रहीम की वह सिंदूर की डिबिया हमेशा बंद ही रह गई। तुम्हारे धर्म के माथे पर बिंदी और सर में सिंदूर लगाने से शादी होती है, मैं तुम्हारा यह रिवाज जरूर निभाऊंगा और तुम पर कोई दबाव कभी नहीं होगा अपने धर्म को लेकर। तुम वे सारे व्रत त्योहार मेरे लिए करना जो तुम्हारी मम्मी करती है तुम्हारे पापा के लिए। रहीम जब भी यह कहता, मेरा विश्वास और प्यार उस पर बढ़ जाता। उसने तो कई बार अपनी उंगली ब्लेड से काट कर मेरी मांग भरने की कोशिश की, पर मैं हमेशा यह कहकर उसका हाथ पकड़ लेती कि शादी के समय ही तुम मेरी मांग में सिंदूर भरोगे। हम कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। अगर किसी और ने भर दी तो वह जिंदा भी नहीं बचेगा मेरे हाथों से। मेरी रमा, आज भी उसकी यह शब्द कानों में गूंज रहे हैं। कहाँ गया रहीम तुम? एक बार आकर देखो, तुम्हारी रमा किसी और की हो रही है। तुम मेरे भाई के डर से भाग गए यह शहर छोड़कर। मैंने तुम्हें ढूंढने का बहुत कोशिश की, अपने परिवार को समझाने की भी काफी कोशिश की, पर हार गई मैं। एक दुल्हन के मन में उसके भविष्य के सपने सजोए होते हैं। जब उसकी मांग में सिंदूर सजता है तो वह एक मैं अपने अतीत में भटक रही थी, जिसका इन हजार लोगों में जो मेरी शादी में शामिल होने आए थे शायद ही किसी को आभास हो। वे तो बस शगुन का लिफाफा पकड़ाकर अपना कर्तव्य निभा रहे थे। उनकी नजरें तो खाने के आइटम्स का जायजा कर रही थी। शादी की सभी रस्में पूरे होने के बाद दूल्हा दुल्हन को आराम करने के लिए एक कमरे में भेजा जाना तय था। यहाँ जहाँ उनकी चाय नाश्ता का इंतजाम था। मैंने अपनी बहन को कान में कहा, दीदी, गर्दन गर्दन में मोच आ गई है, प्लीज आप बाम लगा दो ना। और अभी जितना समय यहाँ हूँ आप लोगों के साथ ही बिताना चाहती हूँ। दीदी ने मेरी बात समझी और जो भाभियां मजाक के मूड में थी सबको डांट डपट कर वह से हटाया और अपने साथ मुझे उस कमरे में ले गई जहाँ मेरे भतीजी सो रहे थे। सुहास अपने भाइयों और दोस्तों के पास चला गया। दीदी ने मेरे सर से वह भारी साड़ी हटाई और जनवरी की ठंड में पसीने से लथपथ मेरे चेहरे को गीले तौले से पोंछने लगी। सिंदूर मेरे चेहरे पर भी फैल गया था। मैं शीशे से खुद को देखकर ही डर गई। यह क्या किया मैंने? यह किसके नाम का सिंदूर मेरी मांग में है? आज तो लगा लिया, लेकिन फिर कभी इसे नहीं लगाऊंगी। मैंने खुद को बहलाया। अभी मेरे सिर में लगे सिंदूर से मेरी मम्मी पापा और भाई सब खुश थे, तो होने दो। कल जब इनसे दूर जाऊंगी तो अपनी मर्जी से अपना जीवन जीऊंगी। विदाई के वक्त भी आंसू नहीं गिर रहे थे मेरे। जितना भतीजी को पकड़कर दिन भर रोई थी, वह तो रोते रोते ही सो गए। जैसे फिल्मों और टीवी सीरियल्स में शादी और सुहागरात के दृश्य दिखाए जाते, वैसे कुछ नहीं होता। मेरी शादी में हमारे यहाँ की रस्में ही अलग थी। शादी के 4 दिन बाद सिंदूर दान दोबारा हुआ और तब तक सुबह और शाम को बस गौरी पूजा जो परिवार और गली की औरतों के सामने बैठकर करनी पड़ती थी। तो गौरी माँ की पूजा के बाद सिंदूर लगाने के लिए हाथ अपने आप मेरे सर तक पहुंच ही जाते। उस समय ही सुहास मेरे साथ बैठते और मेरी पीठ पर उनका हाथ रहता। मेरा सोने बैठने का इंतजाम सासू माँ के कमरे में ही था, जहाँ मेरी नंदें और उनकी भतीजियां मुझे दिन भर घेरे रहती और यहाँ वहाँ की ढेरों बातें करती, अपने भाई की पसंद नापसंद सब बताती। चौथे दिन पूजा पाठ और भोज भात के बाद मुंह बज्जी की रस्म थी, पर रात की पार्टी का इंतजाम में सुहास व्यस्त थे, तो इस रस्म को टाल दिया गया। मैं तो चाहती ही यही थी, मेरे सुहास सामना ही ना हो। माँ बाप भाई ने भोज समझ मुझे अपने घर से निकाल दिया था।
अब यहाँ जीवन भर घर के सभी काम करके एक कोने में पड़ी रहूंगी। समय बीतता गया और कल मेरी ही और सुभाष की शादी की सालगिरह की 5वीं वर्षगांठ की तैयारियां कर रहे हैं सुभाष। जिस सिंदूर से मुझे नफरत हो गई थी, वही तो अब सब कुछ था मेरा। बस यूं ही मेरा सुहाग बना रहे और सुहास हमेशा मेरे साथ रहे। हर पल भगवान से यही प्रार्थना करती। कब मैं अपने अतीत को भूलकर आगे निकल गई, पता ही ना चला। यह जीवन अपने बच्चों को पालने पोसने में ही बीत गया। सुहास बहुत ही समझदार इंसान है और मेरे मन की हर बात बिना बताए ही जान जाते हैं। उन्हें मैंने रहीम के बारे में उसी रात बता दिया जब पहली बार उनसे बात की, अपनी शादी के 4 दिन बाद। उन्होंने बस इतना ही कहा, तुम चाहो तो मैं उस लड़के के पास तुम्हें छोड़ आऊं, पर मुझे लगता है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है और हम हमारे माता पिता हमारे हमेशा भला ही चाहते हैं। टेंट और दावत का इंतजाम देखकर अपनी छड़ी पकड़े कमर झुकाए सुहास मेरे कान में फुसफुसाए, हे रमा, शादी करेगी कल मुझसे? और मैं उनके गले लग गई।